हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे पावर फ्लो इक्वेशंस इन ट्रांसमिशन लाइन टॉपिक पे। इसकी थ्योरी हमने अपने लेक्चर नंबर 16 में कवर की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पहले आप उसकी थ्योरी को देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि इस टॉपिक होगा। उनमें से कुछ 1 नंबर के होंगे और कुछ 2 नंबर के। मीन्स हम यहाँ पे इनिशियल लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा हमारा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे वो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो पूरी आपको क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन। Consider 2 buses connected by an impedance of 0 plus j5 ohm. The bus 1 voltage is this 100 at the angle of 30 degree volt and bus 2 voltage is this 100 at the angle of 0 degree volt. The real and reactive power supplied by the bus 1 means 2 buses हैं जो कनेक्ट हैं एक इम्पीडेंस से 0 plus j5 ohm जिसका इम्पीडेंस कुछ इस तरह से। सपोज दैट ये हमारी बस 1 हो गई, ये हमारी बस 2 हो गई। दिस इज बस 1 और दिस इज बस 2। ठीक, ये बस 1 हो गई हमारी और ये बस 2 हो गई। क्या कह रहा है? एक इम्पीडेंस से कनेक्ट है जिसकी वैल्यू ये है। यहाँ पे ये हमने इंडक्टर क्यों बनाया? क्योंकि जो Z है 0 plus j5 ओम, Z इज इक्वल टू 0 plus j5 ओम। मीन्स इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है और j5 ओम इमेजिनरी पार्ट वो एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मल क्या होता है? R plus jx होता है, इसी तरह होता है। तो मीन्स क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस हमारा है इसका इम्पीडेंस का वो 0 है और ये केवल यहाँ पे इंडक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल इंडक्टर बनाया हुआ है। ठीक, ओके। अब आगे क्या कहता है? बस 1 वोल्टेज इज 100 एट द एंगल 30 डिग्री वोल्ट। बस 1 का वोल्टेज मान लीजिए ये V1, बस 1 का वोल्टेज V1 कितना? 100 एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक, दूसरा वोल्टेज मान लीजिए बस 2 के लिए क्या है? 100 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 100 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन यहाँ तक जो क्वेश्चन में बताया गया वो हमने यहाँ पे एक तरह से ड्रॉ कर लिया। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप पिक्चर या फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है एक तरह से। तो इसमें क्या हुआ, V1 और V2 ये हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ गौर करिएगा कि जो मैग्नीट्यूड है V1 और V2 के 100 डिग्री हैं, तो कि V1 माइनस V2 0 होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूज ना करिएगा क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड 100 है बट एंगल इज डिफरेंट, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। अगर यही DC होता तब यहाँ पे हमारी करंट यहाँ पे 0 होती, क्योंकि V1 माइनस V2 0 हो जाता और करंट हमारी यहाँ पे 0 हो जाती। लेकिन ये क्योंकि AC का केस है, यहाँ पे एंगल में है, इसलिए इसे खास ध्यान रखिए कि यहाँ पे I 0 नहीं होगा सब। अब मानिए कि बस 1 से बस 2 तक जो करंट फ्लो कर रही है वो I है। I इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम बस 1 टू बस 2। ठीक, ओके। अब रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द बस 1। अब ये कहा जा रहा है, मीन्स क्या हुआ कि हमें इसका जो पावर है, कॉम्प्लेक्स पावर, सपोज दैट ये S1 इसकी कॉम्प्लेक्स पावर है, बस 1 से बस 2 की तरफ फ्लो कर रही है, उसकी वैल्यू रियल और रिएक्टिव पावर मीन्स P1 प्लस JQ1 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, P1 प्लस JQ1, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। P1 और JQ1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये ऑप्शन बताना है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं। S1 को कैसे हम लिख सकते हैं? S1 इज इक्वल टू P1 प्लस JQ1। S1 P1 प्लस JQ1। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसके लिए? कॉम्प्लेक्स पावर। S1 क्या है? कॉम्प्लेक्स पावर। इस बस पे जो वोल्टेज है V1 और करंट इस बस से जो फ्लो कर रही है I1, इसका कंजुगेट, यही तो होती है हमारी कॉम्प्लेक्स पावर AC के केस में, V1 I1 कंजुगेट। ठीक है, ओके। अब
कुछ नहीं करना, हमें V1 दिया हुआ, I1 को पहले कैलकुलेट करते हैं। I1 क्या होगा, यहां से बताइए। I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन इम्पिडेंस Z। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 क्या है, 100 एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री माइनस 100 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन J5। ठीक, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट करिए, ये आएगा 10.35 एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा I1 जो करंट फ्लो, I1 या I कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, I1 और I2 बराबर है, ठीक है, I कह लीजिए, I की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पावर इस फार्मूले से निकाल, पहले I1 कंजुगेट क्या होगा, इसलिए I1 कंजुगेट I का कंजुगेट, बार मैं I1 कर रहा हूँ, I कंजुगेट क्या होगा, 10.35 एट द एंगल ऑफ माइनस 15 डिग्री। कंजुगेट में क्या होता है, यही होता है ना, जो एंगल होता है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब S1 कैलकुलेट कर लीजिए, V1 और I का कंजुगेट ऊपर वाले फार्मूले से। ठीक, V1 कितना है, 100 एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री इंटू I1 कंजुगेट 10.35 एट द एंगल ऑफ माइनस 15 डिग्री। क्लियर, आगे जोड़ते हैं इसको। जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करिएगा तो आएगा ये 1035 एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, यह आएगा कैलकुलेशन पे। ठीक, अब इसे हम P और Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे P और Q के फॉर्म में लिखेंगे, इसको बनाइएगा, ये क्या है, पोलर फॉर्म है। अब इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाइएगा तो क्या आएगा, 99.73 प्लस J, 99.73 प्लस J 267.88, ये आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, S1 को पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब S1 को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। P1 कितना आया, P1 आया हमारा 99.73 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 वाट। Q1 कितना आया, 267.88 अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसे नियरेस्ट इंटीजर में लिया जाए तो क्या होगा, 268 वाट। सो हमारा आंसर क्या होगा, ए। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये था हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पावर, किसी भी बस से या फिर किसी कंपोनेंट से अगर कॉम्प्लेक्स पावर हमें निकालनी है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, P1 प्लस JQ1 है। ठीक, और V1I मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द बस एंड करंट थ्रू द बस का कंजुगेट, ये हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स पावर। और इसको J और Q में इसे स्प्लिट करके हम रियल पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, कंसीडर दिस क्वेश्चन। A 100 kV transmission line has a maximum power transfer capacity of P. If it is operated at 400 kV with series reactance unchanged, then the new maximum power transfer capacity is approximately what? Means क्या कह रहा है कि एक 100 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट कर सकता है, जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ट्रांसफर कैपेसिटी है फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, वो है P। मीन्स P पावर ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम P amount of power can be transferred from this transmission line 800 kV of 800 kV।
अगर यही ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम 400 kV पे एनर्जाइज करते हैं तो उस वक्त कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकती है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो पहली बात 800 kV ट्रांसमिशन लाइन कह रहे हैं ये, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 800 kV क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है या सेंडिंग एंड वोल्टेज है। तो जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा है कि अगर कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड या सेंडिंग एंड वोल्टेज स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो जो रेटेड वोल्टेज हमारा होता है हम उसी को सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का दोनों का ही वोल्टेज उसे मानते हैं। उसका मैग्नीट्यूड रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज दोनों के बराबर होता है, जो कि हमारी आइडियल कंडीशन होती है। हम इसको हमेशा पाने की कोशिश करते हैं अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में। ठीक है, तो 800 के ट्रांसमिशन लाइन मीन्स Vs magnitude of sending end voltage is equal to magnitude of receiving end voltage is 800 kV। ये क्लियर है, ये लाइन क्लियर है ना। कि पहले केस में क्या हुआ कि जो हमारा मान लीजिए Vs1 है, ये Vr1 है पहले केस में। फर्स्ट केस है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है और जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का वो 800 kV है मैग्नीट्यूड में। पावर ट्रांसफर कैपेसिटी P है। हमने अपने पावर फ्लो के क्वेश्चन में जो 3 लेक्चर 16 में हमने देखा था, उसमें क्या देखा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर तो क्या हम लिखते थे, Vs VR अपॉन X, ये लिखते थे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम इसी तरह लिखते थे P मैक्स। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 16 में ड्राइव किया, लेक्चर नंबर 16 में ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, इसको आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। फिर अब क्वेश्चन क्या है कि सीरीज रिएक्टेंस अनचेंज है। ये एक्स क्या होता था, ट्रांसमिशन मीन्स ऐसे होता था लगभग। इसको हमने जो अपना ड्राइव किया था लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए ड्राइव किया हुआ था। तो ये Vs था हमारा एट द एंगल ऑफ कुछ डेल्टा था, ये Vr एट द एंगल ऑफ 0 कुछ इस तरह था, और ये x था Jx। इसके लिए हमने कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आया था हमारा P का। ठीक है, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, जब साइन डेल्टा 1 होता है तो हमारी ये रियल पावर के लिए हमारे पास इक्वेशन ये आया था इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, जब साइन डेल्टा 1 होगा तो ये क्वांटिटी कब मैक्सिमम होगी, जब साइन डेल्टा 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन डेल्टा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1 तक। साइन की कोई भी वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ हुआ हमारा, व्हेन साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो इसी को हम लिखते हैं P मैक्सिमम इज इक्वल टू Vs VR अपॉन X। ठीक है, क्लियर। अब वैल्यू रख दीजिए इसी के हिसाब से। P मैक्स 1 कितना आएगा, P मैक्सिमम 1, मतलब पहली कंडीशन पे हमारे पास P मैक्स क्या है, Vs1 अपॉन VR1 सॉरी Vs1 इंटू VR1 अपॉन X। ठीक, क्या है 800 kV, 800 का स्क्वायर अपॉन X। पहली कंडीशन में P मैक्स 1 हमारा ये आया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, P मैक्स 2 Vs2 VR2 अपॉन X। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या है हमारा, Vs1 और Vs2 और VR2 क्या है 400 का स्क्वायर अपॉन X। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारा 400 kV है। ठीक, अब P मैक्स 2 और ये इसको दिया इन्होंने P, वैल्यू क्या दिया P। ठीक, तो P मैक्स 2 अपॉन P मैक्स 1 इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर अपॉन X इंटू 800 का स्क्वायर इंटू X। X कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/4। इसलिए P मैक्स 2
इज इक्वल टू 1/4 P max 1। ठीक, तो हमारा P max 2 इज इक्वल टू 1/4 P max मीन्स P/4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन। द जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट ऑफ अ 3-phase 220 kV रेटेड वोल्टेज मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम लेंथ लाइन आर AD and V दिया हुआ है। इफ द लोड एट द रिसीविंग एंड इज 50 मेगावाट एट 220 kV एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.9 लैगिंग, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज शुड बी व्हाट। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके कांस्टेंट्स दिए हुए हैं ए बी डी कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, मीडियम लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के लोड एंड पे रिसीविंग एंड पे 50 मेगावाट का लोड कनेक्ट है। रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है 220 kV है एट अ पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग, ऐसे कुछ इस तरह से है। सपोज दैट ये हमारा VR है, रिसीविंग एंड बस हमारी ये है। इससे जो लोड VR हमारा ये है, VR कितना है 220 kV पे, ठीक, एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री डिफरेंस लेते हैं। अब जो लोड कनेक्ट हमारा, सपोज दैट रिसीविंग एंड पे ये लोड हमारा कनेक्ट है, इस तरह से लोड हो गया। वैल्यू क्या दी हुई है, लोड किस तरह रख दिया, 50 मेगावाट का लोड है और 50 मेगावाट का लोड है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है 220 kV है, जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। ठीक है, पावर फैक्टर क्या है 0.9 लैगिंग। फ्रेंड्स, पावर फैक्टर का विशेष ध्यान रखिएगा कि लैग है या लीड है, इसी से हमारी रिएक्टिव पावर का साइन डिसाइड होगा कि प्लस पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि ये मान लीजिए ट्रांसमिशन को हम आगे से बढ़ा देते हैं, तो जो VS है, ये VS एट द एंगल ऑफ सम एंगल डेल्टा, ठीक है, ये ABCD कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन के दिए हुए हैं, ABCD कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन के दिए हुए हैं, ABD दिए हुए हैं, C का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन यही है कि लोड कनेक्ट है, रिसीविंग एंड पे सेंडिंग एंड का वोल्टेज VS इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ VS इज इक्वल टू व्हाट, मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका अप्रोच क्या होता है, प्रोसीजर समझिएगा। क्वेश्चन लंबा दिखता है, लेकिन अगर आप प्रोसीजर को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से पावर फ्लो इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए, जो लोड कनेक्ट है हमेशा रिसीविंग एंड के लिए कॉम्प्लेक्स पावर मानिए SR, कॉम्प्लेक्स पावर SR, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं PR प्लस JQR। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब लोड के लिए भी कॉम्प्लेक्स पावर SL मान सकते हैं, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं PL प्लस माइनस JQL। यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, जनरली प्लस ही लिख देते हैं, प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर लोड का पावर फैक्टर लैग की कंडीशन में है तो QL पॉजिटिव होगा, मींस यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, PL प्लस JQL होगा। अगर यही लोड लीडिंग पावर फैक्टर का होता है, सपोज दैट कंडेंसर वगैरह सिंक्रोनस कंडेंसर होता है या ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन होती, तो उस कंडीशन में क्या होता, पावर फैक्टर हमारा लीड होता, तो उस कंडीशन में PL माइनस JQL आ जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो हमारे पास पावर फ्लो के लिए इक्वेशंस जो हैं, या तो सेंडिंग एंड पे वोल्टेज इक्वेशन है हमारा PR और QR के लिए, या फिर रिसीविंग एंड पे। तो जनरली हम लोग अगर लोड वगैरह पे दिया हुआ है, लोड पे बात की जा रही है, तो रिसीविंग एंड को लेते हुए चलते हैं, कोई ज़रूरी तो इसको लेते हुए ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब पहली बात कि हमें देखिए, जो रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर है, जो इस बस पे कॉम्प्लेक्स पावर है, वही कॉम्प्लेक्स पावर इस लोड में जा रही है, मतलब जो लोड में जा रही है वही इस बस पे है, तो SR इज इक्वल टू SL हो जाएगा। ठीक है, हम ये लिख देते हैं, SR इज इक्वल टू SL। ठीक है, जो पावर
रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर है, जो रिसीविंग एंड पे मतलब रिसीविंग पे जो बस लगी, मान लीजिए एक बस है, उससे लोड कनेक्ट है हमारा, उससे हमारा लोड ये कनेक्ट है, तो जो लोड का कॉम्प्लेक्स पावर है, जो पावर है लोड का, वो रिसीविंग एंड बस से ही तो लेगा, ठीक है, वो ले लिया उसने, और जो इसका कॉम्प्लेक्स पावर है वही इसका रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसको P और Q के फॉर्म में लिख देते हैं, PR प्लस जे क्यू आर इज इक्वल टू SL, क्या है यहाँ पे 0.9 लैग है पावर फैक्टर, इसलिए SL क्या होगा PL प्लस जे क्यू एल होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। SL कैन बी रिटन एज PL प्लस जे क्यू एल। अप्रोच समझिएगा, ये अप्रोच क्या होगी हमारी, फॉर जनरली इसके जो इक्वेशंस हैं पावर फ्लो के वो भी लंबे चौड़े होते हैं, और जो हमारा सॉल्व होता है न्यूमेरिकल 2 नंबर का सवाल भी आता है, तो उसमें भी हमें लगता है कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलते हैं, एक प्रोसीजर बना लेते हैं, उसे फॉलो करते हुए चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं अब आगे की ओर। PR, इसलिए PR दोनों को रियल और इमेजिनरी टर्म बराबर हो जाएंगे, PR इज इक्वल टू PL एंड QR इज इक्वल टू QL, ठीक है, ये हो गया रियल और इमेजिनरी टर्म दोनों तरफ के बराबर कर दिए हमने, ठीक है। अब PL हमें क्या दिया हुआ है, PL हमारा दिया हुआ 50 मेगावाट, तो PR इज इक्वल टू 50 मेगावाट, ठीक। QL हमें नहीं दिया हुआ है, QL हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या हमें दिया हुआ है, पॉइंट पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो हम पहले इस एक्टिव पावर से अपेरेंट पावर निकालेंगे, फिर उस अपेरेंट पावर से हम रिएक्टिव पावर निकालेंगे पावर फैक्टर की मदद से। तो SR क्या होगा, SL PL, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी मैग्नीट्यूड है ये, अपॉन कॉस फाई L, मीन्स PL कितना है 50 अपॉन 0.9, ठीक है, क्लियर है। PL SL इज इक्वल टू PL बाई कॉस फाई L, ठीक, 50 अपॉन 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 55.56 MVA, क्लियर। अब इससे हम QL निकाल लेते हैं, QL इज इक्वल टू SL साइन फाई L, SL कितना है 55.56, साइन फाई L कितना हो जाएगा 0.44, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे इसका निकालेंगे साइन फाई L, तो हमारा ये आएगा कॉस फाई L 0.9 है, तो फाई L कुछ एंगल होगा, तो साइन फाई L जब इसका निकालेंगे हम लोग तो आएगा 0.44, इस तरह से ये आएगा, ये हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। सो अब हमारा पे क्या मिल गया, ये हमें 24.22 MVAR रिएक्टिव पावर है, MVAR 24.22 MVAR हमें मिल गया लोड के लिए भी। तो अब हमारा क्या हो गया, QR भी हो गया 24.22 MVAR। फ्रेंड्स, जो रिएक्टिव पावर है उसके लिए साइन हमेशा याद रखिएगा कि लैगिंग कंडीशन में पॉजिटिव और लीडिंग कंडीशन में निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर लैग है, इसलिए हमने QL को पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब हमें PR और QR की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग जो हमारा पावर फ्लो इक्वेशन है उससे आगे सेंडिंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग अब मूव करते हैं आगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं भी PR कितनी आई हमारी 50 मेगावाट एंड QR कितनी आ गई 24.22 MVAR, ठीक, ये हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया है। अब हम रिसीविंग एंड पे जो रिएक्टिव पावर का इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, PR इज इक्वल टू VS VR अपॉन B कॉस बीटा माइनस डेल्टा
माइनस ए वी आर का स्क्वायर अपॉन बी कॉस बीटा माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन हमने अपने थ्योरी लेक्चर में ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे, वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, बी मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट बी 142 यहाँ पे दिया हुआ है, बीटा एंगल ऑफ कांस्टेंट बी दैट इज 76.4 यहाँ दिया हुआ है, डेल्टा एंगल ऑफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज, अभी डेल्टा ही है हमारा, सपोज दैट कि हमारा डेल्टा जो है सेंडिंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज का एंगल है, जो कि हमें नहीं मिला है, नहीं पता है, ठीक है, नहीं मालूम है। ए हमारा दिया हुआ 0.936 मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट ए, वी आर रिसीविंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज जो क्या दिया हुआ है हमारा 22 केवी, 220 केवी, बी अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और अल्फा क्या है, अल्फा ए का जो कांस्टेंट ए है उसका एंगल है, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पी आर हमने क्या निकाला है 50 मेगावाट। अच्छा, हमने थ्योरी लेक्चर आपने बताया था कि अगर हम यहाँ पे वी एस वी आर को सिंगल फेज में लिखते हैं तो सिंगल फेज मतलब पर फेज वोल्टेजेस में लिखते हैं तो हमें जो यहाँ पे पावर मिलती है वो पर फेज मिलती है। अगर यहीं पे हम लाइन वोल्टेजेस के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें जो पावर मिलती है वो 3 फेज की पावर मिलती है। इसको ड्राइव मैंने किया हुआ अपने थ्योरी लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी बताई थी कि अगर वोल्टेजेस को वी आर और वी एस को हम केवी में रखते हैं, किलो वोल्ट में रखते हैं, तो जो भी हमें पी आर या क्यू आर मिलेगा वो मेगावाट या मेगा वोल्ट एम्पियर में मिलेगा, MVAR में मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है, ठीक। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, पी आर इज इक्वल टू 50, वी एस को मान लीजिए वी एस है इसका भी हमें पता नहीं है, वी आर के लिए क्या है 220 केवी, क्यों, क्योंकि हमने केवी में ही रख दिया है क्योंकि 50 मेगावाट की 50 मेगावाट की पावर दी हुई है एक्टिव पावर। बी की वैल्यू क्या है 142 कॉस बीटा माइनस डेल्टा, कॉस बीटा माइनस डेल्टा, अभी हम बीटा की वैल्यू नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं है। ए की वैल्यू कितना है 0.936 इंटू वी आर की वैल्यू क्या है 220 का स्क्वायर, ठीक है। बी कितना है 142, ठीक, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, बीटा वैल्यू कितनी दी है 76.4 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0.98 डिग्री, ठीक। ये हमें इक्वेशन हमारा, हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया तो ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वी एस कॉस बीटा माइनस डेल्टा क्या आ जाएगा, देखिए ये सारे वैल्यूज लिखी हुई है, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है, ये इधर चला जाएगा 50 की तरफ। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन को, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा 84.1 केवी मिलेगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, वी एस कॉस बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 84.1 केवी, ठीक। अब इसी तरह हम लोग लिखते हैं क्यू आर के लिए, जो रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर होती है उसके लिए इक्वेशन वो कुछ इस तरह से होती है, क्यू आर यहाँ पे कॉस की जगह पे हो जाता है साइन और यहाँ भी होता है साइन, ठीक। फिर से हम वही चीज़ क्यू आर क्या है यहाँ पे हमने निकाला था 24.22, फिर से वही सारी वैल्यूज लिख दीजिए 24.22 वी एस इंटू वी आर 220 केवी अपॉन बी 142 साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए को 0.936 इंटू वी आर
220 का स्क्वायर अपॉन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 142 साइन 76.4 माइनस 0.98, ठीक है, पिछली बार की तरह ही है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वी एस साइन बीटा माइनस डेल्टा ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमें मिलेगा 229.84 kV। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब इक्वेशन ये 2 हो गई, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 थी हमारी, ठीक। वी एस कॉस बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 84.1 kV, ये भी kV में था, और वी एस साइन बीटा माइनस डेल्टा 229.84 kV, ये भी मिल गया। अब दोनों इक्वेशंस को इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 यहाँ पे है और इक्वेशन 2 यहाँ पे है, ठीक। तो वी एस का स्क्वायर, वी एस का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को दोनों तरफ के स्क्वायर करिएगा, दोनों साइड में स्क्वायर करिएगा, कॉस बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है, साइन बीटा माइनस डेल्टा का स्क्वायर, ये भी हो गया, नहीं ये नहीं, ये गलत लिख दिया, ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ये भी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब 84.1 का स्क्वायर प्लस 229.84 का स्क्वायर, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए हमने बीटा माइनस डेल्टा को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो वी एस जब यहाँ से हम निकालेंगे, वी एस जब हम यहाँ से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके फिर जोड़ के फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 230.78 kV, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरह से हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मींस अगर लोड पे हमारा रिसीविंग एंड पे जो लोड कनेक्ट है वहाँ से हम रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं लोड की, उसी को रिसीविंग एंड पे जो रिसीविंग एंड की पावर है उसके बराबर कर देते हैं, रिएक्टिव पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर एज वेल एज एक्टिव पावर। फिर जो हमने पावर फ्लो के लिए इक्वेशंस निकाले थे पी आर और क्यू आर के लिए, वो पुटअप करके हम जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, a long lossless line has a unity power factor load at the receiving end and an AC voltage source at the sending end. कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दिया हुआ है ZC, प्रोपगेशन कांस्टेंट बीटा दिया हुआ है 1.2 × 10⁻³ लेंथ लाइन की दी 100 किलोमीटर। मैक्स क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एट द लोड एंड, मतलब लोड को मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर हो सकती है रिसीविंग एंड पे, यही क्वेश्चन है। और सेंडिंग एंड वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो अगर हम कुछ इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, मीन्स क्या कह रहा है, लॉन्ग लॉसलेस लाइन है, पहली बात लॉसलेस लाइन है, एक लॉसलेस लाइन हो गई, इसका रिसीविंग एंड ये हो गया वी आर सपोज, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, रिसीविंग एंड पे क्या है, लोड कनेक्ट है यूपीएफ, लोड है, इसका पावर फैक्टर क्या है यूपीएफ, मीन्स cos फाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेंडिंग एंड पे क्या है, वोल्टेज सोर्स हो गया सब, ये मान लीजिए एसी वोल्टेज सोर्स हो गया, और वी एस इसका सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया एट द एंगल ऑफ डेल्टा, ठीक है। और इसका रेफरेंस क्या आएगा, वी आर एट द एंगल ऑफ 0, रेफरेंस मान लेते हैं हम लोग, रिसीविंग एंड वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं। अब
क्या दिया हुआ है, ZC इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। ध्यान करिए जरा, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट कह रहा है, यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कह रहा है, बट बीटा साइन यूज़ कर रहा है। फेज कांस्टेंट का जो साइन होता है बीटा, वो यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉसलेस लाइन पहले ही उसने कह दिया है। जब लॉसलेस लाइन कह देता है तो मतलब क्या होता है, हमने देखा था लॉसलेस लाइन में जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट था गामा इज इक्वल टू जे बीटा, मैग्नीट्यूड बीटा के बराबर ही आ जा रहा था लॉसलेस लाइन, इसीलिए ये इंटेंशनली यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट बीटा कहा गया है। ठीक है, लेंथ L इसकी दी हुई है। तो इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मीन्स, ये क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये एक, पहली बात तो ये एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर का क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया हुआ था। अब हम लोग जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। तो हमें जो पावरफुल इक्वेशन हमने देखे पिछले भी क्वेश्चन में, उसमें क्या था, हमें ए बी कॉन्स्टेंट चाहिए होते, VS VR चाहिए होते थे, और उनके एंगल चाहिए होते थे कुछ इस तरह से। सपोज दैट हमें PR चाहिए था, मान लीजिए रिसीविंग एंड पावर ये है, तो हमारे पास क्या था, VS VR B cos बीटा माइनस डेल्टा माइनस A VR का स्क्वायर अपॉन B cos बीटा माइनस अल्फा, ये सारा था। B और बीटा, बीटा क्या था, B का एंगल था, डेल्टा VS का एंगल है, बीटा B का एंगल है, और अल्फा A का एंगल है। हमें मीन्स हमें यहाँ पे A और B कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट होते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के, A और B को कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी A और B की। सबसे पहला हमारा काम ये होगा। दूसरा, VS हमें दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मीन्स एक्टिव पावर की बात कर रहा है, तो ये PR कब मैक्सिमम होगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम पावर निकालते हैं। ठीक है, VS हमें दिया हुआ है, VR हमें नहीं दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब VS दिया हुआ है, VR नहीं दिया हुआ है। B कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, A और B को क्या करते थे, A इक्वल टू क्या होता था, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कॉस हाइपरबोलिक गामा L, चूंकि लॉसलेस है तो क्या हो जाता था ये कॉस हाइपरबोलिक J बीटा L, गामा J बीटा बन जाता था। लॉसलेस के लिए क्या होता था, लॉसलेस के लिए गामा इज इक्वल टू J बीटा, ये बन जाता था हमारा, हमने थ्योरी में देखा हुआ था। तो इस तरह से हमें बीटा दिया हुआ है, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फेज कांस्टेंट है वो दिया हुआ है हमें, और L भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह B क्या होता था हमारा, ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, जब लॉसलेस लाइन के लिए इसमें क्या होता था, ZC साइन हाइपरबोलिक J बीटा L, तो क्या होता था ZC साइन बीटा L, ये बन जाता था हमारा। तो इस तरह से हम A और B भी निकाल लेंगे, उसके एंगल भी आ जाएंगे। ठीक है, डेल्टा हमें नहीं पता है, मींस हमें इसमें जो दिक्कत है VR और डेल्टा नहीं पता है, पहली बात। ठीक है, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारा लोड ये कह रहे हैं UPF है, UPF मीन्स एंगल 0, मीन्स हाँ जो रिएक्टिव पावर है वो 0 है। तो रिएक्टिव पावर की जो हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन देखा था उसको 0 निकाल के वहाँ से VR और डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें दो अननोन क्वांटिटीज यहाँ पे हैं और दो इक्वेशंस मिलेंगे, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए और बी कांस्टेंट, ए जो ट्रांसमिशन कांस्टेंट एबीसीडी कांस्टेंट का ए और बी कांस्टेंट हमें निकालना है। तो ए क्या जानते, सबसे पहले हम लोग बीटा एल निकाल लेते हैं। बीटा एल क्या है यहाँ पे, बीटा कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ रेडियन पर किलोमीटर। इसको हम लोग
पूरी लाइन के लिए निकालते हैं, लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 रेडियन। ठीक, जब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6.87 डिग्री, तो हमें ये मिल जाएगा 6.87 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए क्या हुआ, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, अब कॉस हाइपरबोलिक लॉसलेस गामा इज इक्वल टू जे बीटा। ठीक, जे बीटा इंटू एल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा एल हो जाएगा, कॉस 6.87 डिग्री, कॉस 6.87 डिग्री जब रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.99। एंगल क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही केवल आ रहा है। ठीक है, 0.99। तो हमें यहाँ पे एक लिख लीजिए कि ए की वैल्यू कितनी मिली, ए की वैल्यू मिली हमें 0.99 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बी की तरफ मूव करते हैं। बी इज इक्वल टू जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, जेड सी साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एल, जे जब इसको बाहर करेंगे तो जे बाहर आ जाता है, जे जेड सी साइन बीटा एल, जे अब जेड सी कितना दिया हुआ है हमारा 400 ओम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। ठीक, साइन 0.99 6.87 सॉरी 6.87 डिग्री इसका 6.87, बीटा एल की वैल्यू क्या है 6.87 ना। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 47.9, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 47.9 एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक, हमें ये मिल गया, किसकी वैल्यू बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू अभी यहाँ लिख दीजिए साइड में, b इज इक्वल टू 47.9 एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अच्छा लोड, चूंकि हमारा क्या है यूपीएफ लोड है, इसका अगर कॉम्प्लेक्स पावर हम निकालते हैं तो एस एल इज इक्वल टू पी एल प्लस जे क्यू एल, और इस रिसीविंग पे एस आर इज इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू आर। ये जो पावर जा रही है कॉम्प्लेक्स वही लोड में आ रही है। ठीक है, प्रोसीजर यही कहता है। अब क्यू एल पी एल क्या होगा एस एल कॉस फाई, एस एल कॉस फाई हो जाएगा, और क्यू एल क्या होगा क्यू एल इज इक्वल टू एस एल साइन फाई एल, तो एस एल इंटू साइन फाई एल क्या हो जाएगा, कॉस फाई 1 है तो साइन फाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0, रिएक्टिव पावर हमारी यहाँ पे 0 है। ठीक, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे, और जो क्यू एल होगा वही क्यू आर हो जाएगा, क्यू एल इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर क्या आ गया हमारे यहाँ पे 0। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। अब पीएल क्या है, पीएल इज इक्वल टू पी आर। अब हमें इसी पी आर को कैलकुलेट करना है ताकि हम पीएल को कैलकुलेट कर पाएंगे और मैक्सिमम पावर वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्यू आर के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन बी साइन बीटा माइनस डेल्टा। फ्रेंड्स, इस बीटा से कंफ्यूज ना होइएगा, ये बीटा एंगल जो यहाँ पे आ रहा है वो बी का एंगल है, वो बी का एंगल है जो यहाँ पे 90 डिग्री है, और जो बीटा हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट के लिए ले रहे हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा।
माइनस ए वी आर का स्क्वायर अपॉन बी साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्यू आर क्या है हमारा यहाँ पे 0 है, क्यों है? क्योंकि लोड पावर फैक्टर यूनिटी है। क्यू आर इज इक्वल टू 0। वी एस कितना दिया हुआ है 230 केवी इंटू वी आर कितना है कुछ नहीं मालूम हमें भी, वी आर क्या है। बी की वैल्यू कितना है 47.9 साइन बीटा कितना है 90 माइनस डेल्टा माइनस ए की वैल्यू क्या आ रही है 0.99 इंटू वी आर का स्क्वायर अपॉन बी कितना आ रहा है 47.9 साइन बीटा कितना 90 अल्फा कितना 0। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू 1, वी आर ये 0 हो गया, माइनस साइन इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें वी आर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 232.5 साइन 90 डेल्टा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा, हमें ये मिलेगा। जब वी आर को इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कैसे? क्यों? एक वी आर से एक वी आर कैंसिल हो जाएगा, कॉस साइन 91 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, इधर जाएगी, ये मिल जाएगा, और वी आर इस तरह से निकल आएगा। ये सीधा सा इक्वेशन को आप सॉल्व करके ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको भी लिख देते हैं, वी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर क्या है 232.5 कॉस डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। अब क्यू आर के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब पी आर के लिए लिखते हैं, क्यू आर के लिए पी आर के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो पी आर ये साइन कॉस हो जाता है, यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा। पी आर कॉस, ये भी कॉस, इक्वेशन सेम होता है, बस साइन और कॉस का फर्क आ जाता है। ठीक है, फिर से वैल्यू को आप पुट करिए। वी एस 230 इंटू वी आर, अभी वी आर को पुट ना करिए कोई बात नहीं, अपॉन बी कितना है 47.9 कॉस बीटा कितना है 90 माइनस डेल्टा माइनस ए की वैल्यू कितना है 0.99 है, 0.99 वी आर का स्क्वायर, इसी को मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बी कॉस 90 माइनस 0। फ्रेंड्स कॉस 90 माइनस 0 इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पी आर हमें क्या मिलेगा, पी आर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें पी आर जो मिलेगा 4.8 इंटू वी आर 230 में 47.9 का डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। ठीक है, और cos 90 एस डेल्टा इज इक्वल टू साइन डेल्टा। ठीक, ये हमें पी आर मिल गया। अब हमें वी आर की वैल्यू चाहिए। वी आर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, कितना है वी आर 4.8 इंटू वी आर की वैल्यू रखिए 232.5 कॉस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। ठीक, ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये एक ब्रैकेट में रख लीजिए तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 डेल्टा, साइन 2 डेल्टा इक्वल टू 2 साइन डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा। तो जब हमें ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 558 साइन 2 डेल्टा पी आर।
सो पी आर हमें ये मिल गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, मीन साइन 2 डेल्टा पी आर विल बी मैक्सिमम when sin 2 delta is equal to 1, that is PR maximum is equal to 558 मेगावाट। ठीक, ये है हमारा आंसर। 558 मेगावाट पावर ट्रांसफर हो सकती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है 550 मेगावाट ट्रांसफर हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, the ABCD parameter of 3-phase overhead transmission line are A is equal to D 0.95 at the angle of 0.5 degree, B is equal to 200 at the angle of 90 degree ohm, and C is equal to 0.95 into 10 to power minus 3 at the angle of 90 degree Siemens. At no load condition, a shunt reactor is connected at the receiving end of the line to limit the receiving end voltage to be equal to the sending end voltage. Find the ohmic value of the reactor. Means ये क्वेश्चन हमारा फेरांटी इफेक्ट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है और पावर फ्लो से रिलेट करता है। मींस यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फेरांटी इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा और 3 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे। पहला फेरांटी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, दूसरा पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तीसरा हमारा जो रिएक्टिव पावर होती है रिएक्टर या कैपेसिटर के लिए वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इन सब की थ्योरी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दे रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां से उसे रिफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह आएगा कि मान लीजिए रिसीविंग एंड बस हो गई, इससे जो लोड है एट नो लोड कंडीशन, मीन्स यहाँ पे लोड कोई है नहीं, लोड ओपन है, आई एल इज इक्वल टू 0 है, लोड नहीं है, आई एल करंट जो फ्लो कर रही है वो 0 फ्लो कर रही है, कोई लोड कनेक्ट नहीं है। उस वक्त क्या होता है, जब भी हमारी मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है तो हमने फेरांटी इफेक्ट में क्या देखा हुआ था कि जो वी आर नो लोड था वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जा रहा था। कुछ इस तरह मान लीजिए ये हमारा वी एस है और वी आर है, तो हमारा वी आर नो लोड एट नो लोड, VR no load magnitude is greater than VS, magnitude of VS। तो ये हमारा फेरांटी इफेक्ट यही था कि नो लोड कंडीशन पे हमारा जो रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज हो रहा था वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जा रहा था, ये हमारी एक प्रॉब्लम थी। तो उसको हमने कंपनसेट कैसे किया था या मिनिमाइज कैसे किया था, इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम कैसे किया था, हमने ये किया था कि जो शंट रिसीविंग एंड पे एक हमने शंट रिएक्टर लगाया था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी एक शंट रिएक्टर लगाया गया है एट द रिसीविंग एंड, ये एक हमारा शंट रिएक्टर हो गया। ठीक, शंट रिएक्टर क्या कर रहा था कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज था वो सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर कर दे रहा था, इस तरह से हम उसे कंपनसेट करते थे। तो यही क्वेश्चन फेरांटी इफेक्ट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि जो ये शंट रिएक्टर है इसकी ओहमिक वैल्यू क्या होगी, मींस इसका रिएक्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिर हम लोग पावर फ्लो के अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, इसकी इसकी जो रिएक्टिव पावर होगी उसको देखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कैसे होगा कि IL 0 है, यहाँ पे SL जो लोड पावर होगी, VR क्योंकि नो जो वोल्टेज है रिसीविंग एंड वोल्टेज ही है, IL का कंजुगेट मीन्स दिस इज 0। ठीक, तो SL इज इक्वल टू PL प्लस JQL प्लस माइनस जो भी है। ठीक, तो ये 0 हो गया, मीन्स क्या है, इसका रियल पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर इज 0। मीन्स ये हमारा जो लोड है वो ना तो एक्टिव पावर ले रहा है और ना ही रिएक्टिव पावर ले रहा है। तो अच्छा, अब इसके शंट में इसके शंट रिएक्टर कनेक्ट किया गया। मान लीजिए कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स पावर
इंजेक्ट हो रही है। हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टर होता है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो हम मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर यहाँ पे इस तरह से इसकी एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, रिएक्टिव पावर का हमारा जो कॉम्प्लेक्स वो होता है, जो रिएक्टर का हमारा कॉम्प्लेक्स पावर होता है उसकी रिएक्टिव पावर के बराबर होता है। एस एक्स इज इक्वल टू जे क्यू एक्स, ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक, रिएक्टर एब्जॉर्ब करता है तो रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होती है। जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ पॉजिटिव लेते हैं, जब कोई चीज़ वो निकालती है तो उसे निगेटिव लेते हैं। ठीक, इसका मान लीजिए ये अच्छा। अब इसका जो रिएक्टर था, ये जो रिएक्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी आर है। वी आर नो लोड, मान लीजिए वी आर नो लोड और वी एस, सपोज लेट वी एस इज इक्वल टू वी आर नो लोड इज इक्वल टू वी। रिएक्टर लगाने के बाद नो लोड पे जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है और सेंडिंग एंड वोल्टेज है बराबर है, उसको हमने मान लिया है कि V है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V होगा ना, ठीक है, V मान लेते हैं हम लोग। अब इसकी जो रिएक्टिव पावर होगी QX क्या होगी, हमने अपने थ्योरी लेक्चर में देखा हुआ था, V²/X। इस रिएक्टर की रिएक्टिव पावर, जो रिएक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका क्या होगा, V²/X। ठीक है, अब हमारा इसे जो रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर होगी क्या होगी, PR प्लस JQR। ठीक है, तो SR इज इक्वल टू SX प्लस SL। SR इज इक्वल टू SX कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ रिएक्टर एंड कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लोड, जो कि लोड कनेक्ट नहीं है इसलिए SL 0 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, PR प्लस JQR, SX को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस JQX। ठीक, SL हमारा 0 है ही है। तो अब रियल और इमेजिनरी टर्म को आप कर लीजिए। PR क्या हो गया हमारा, 0, मीन्स रिसीविंग एंड रियल पावर इज 0। और QR क्या हो गया, QX। ठीक, QX कितना है हमारा, V²/X। ये मिल गया पहला इक्वेशन, QX इज इक्वल टू V²/X, QR मिल गया। अब हम लोग पावर फ्लो इक्वेशन का यूज करेंगे। चूंकि हमें रियल पावर 0 मिली है तो इसलिए हम रियल पावर से शुरू करते हैं। जहां पे हमें मिनिमम अननोन वैल्यूज मिलती हैं उस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। तो PR इज इक्वल टू VS VR अपॉन B, VS VR अपॉन B। ठीक है, कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस A VR का स्क्वायर अपॉन B साइन बीटा माइनस अल्फा। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। PR हमारा क्या मिला था, 0। VS और VR हमने क्या लिया है, V मान लीजिए। VR नो लोड ये भी है, VR नो लोड ये भी है। ठीक, तो इसे हमने मान लिया V²। B कितना है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है, 200। कॉस बीटा कितना है, 90। डेल्टा मान लीजिए सेंडिंग एंड जो वोल्टेज है उसका एंगल है डेल्टा हमें अननोन है। A कितना है, 0.95 इंटू VR नो लोड इक्वल टू V² अपॉन B 200 साइन 90 माइनस अल्फा कितना है, 0.5। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये V² से V² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा।
जो हमें यहाँ अननोन वैल्यू क्या मिल रही है, हमें डेल्टा, तो हमें डेल्टा की वैल्यू जो मिलेगी इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगी 0.44 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 0.44 डिग्री। इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0.44 डिग्री। ठीक, अब हम लोग रिएक्टिव पावर के लिए इक्वेशन लिखते हैं। रिएक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड क्या होता है, रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड क्या है, क्यू आर कॉस क्या बदल जाता है साइन में। फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, इस साइन को जो हमारा पी आर था उसमें यहाँ पे कॉस बीटा था, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, गलत लिख दिया था मैंने। जो हमारा क्यू मतलब ये हमारा जो पी आर था, पहले समझ लीजिए इसको, पिछले वाले को, कि हमारा जो पी आर है वो ये है कॉस, दोनों वैल्यूज कॉस में होती हैं, ठीक है, ये हम करेक्शन कर लीजिएगा। अब क्यू आर के लिए जो हम लिखते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू, ये सब कॉस साइन में बदल जाते हैं, साइन हो जाता है ये भी और ये भी साइन हो जाता है, यहाँ भी साइन हो जाएगा और यहाँ भी साइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू आर कितना हमने लिया था, क्यू आर जो लिया था हमने, क्यू आर में मिला था क्यू एक्स के बराबर, क्यू आर कितना मिला था हमें, क्यू एक्स के बराबर, ये हमारा था वी स्क्वायर बाई एक्स, याद करिएगा, ये हमारा फिगर था ना, ये हमारा रिएक्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, ये क्यू एक्स था, कितना था, वी स्क्वायर बाई एक्स, ये था, एक्स इज दी रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टर, ठीक है, ये था। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा की वैल्यू में मिल गई 0.44, यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तो 0.5 ही रहेगा, यहाँ पे 0.44 मिल गया, 91.44, वी स्क्वायर हमें अननोन है, एक्स अननोन है, दोनों तरफ से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक। अब क्या अननोन रह गया, केवल और केवल एक्स अननोन रह गया है, तो एक्स हमें जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स हमें मिलेगा 2000 ओम, यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा रिएक्टिव पावर मतलब जो रिएक्टर है उसकी ओमिक वैल्यू या रिएक्टेंस जो है 2000 ओम आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह हमने ये देखा इस इक्वेशन, इस प्रॉब्लम में कि फेरांटी इफेक्ट में किस तरह से रिएक्टर यूज होता है, वो किस तरह से रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करके रिसीविंग एंड वोल्टेज को सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर कर देता है एट द कंडीशन ऑफ नो लोड। तो फ्रेंड्स हमने अपने इस लेक्चर में 5 प्रॉब्लम्स देखी अलग अलग तरीके से, तो आई होप कि आप लोगों को पावर फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।